हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और हम लोग बेसिकली आज 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से आए हैं उनको फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का आर्टिकल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कई सारे बजट वाले भी आर्टिकल्स थे, उसको मैंने इंक्लूड किया है। कई सारे आर्टिकल्स थे तो मैंने 2-3 सबको लेके आया हूं, मैं सबको क्लब करके एक साथ पढ़ने की कोशिश कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोग को। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बजट वाला तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। उसके बाद हमारा नोवा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। न्यूट्रिनो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स जो होता है उस पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस पूछा करती है। तो उन सभी चीजों को जरा हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये आता है आपका डार्क ऑक्सीजन से रिलेटेड। डार्क ऑक्सीजन अपने आप में कुछ अभी नई खोज हुई है, जिससे कि जो लाइफ का ओरिजिन है, क्या लाइफ या फिर हम लोग सकते हैं जो एबायोटिक लाइफ सेक्शन है, जैसे कि हम आप जो लोग ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं, इन लोग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि अब हम लोग को पूरी इंफॉर्मेशन है या फिर किसी और तरीके से भी उत्पत्ति हुई होगी। क्या आर्टिकल है वो समझेंगे। और फाइनली एक डीआरडीओ का सक्सेसफुल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका फेज 2 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और बड़ा ही खतरनाक सा ये डिफेंस सिस्टम है। समझेंगे इसके बारे में भी, पूरी डिटेल से समझेंगे कौन से डिफेंस मैकेनिज्म हमारे लिए है और ये किसके लिए काम करेगा। तो मोटा मोटा हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल जो है आज का वो है कुछ बजट से रिलेटेड। तो देखो आज कई सारे आर्टिकल्स, जैसे कि ये 1, 2 और ये लास्ट में एक और ये वाला आर्टिकल है। तो 3 आर्टिकल्स हैं टोटल। हम लोग इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैपिटल फंड हमारे स्पेस स्टार्टअप्स को कितने मिले हैं। ओह सॉरी, ये क्या आ गया, हाँ, कैपिटल स्टार्टअप स्पेस स्टार्टअप्स को कितना फंड वगैरह दिया गया उसके बारे में एक है। कुछ क्लीन एनर्जी स्कीम से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वगैरह की बात की थी। और फाइनली एक ये वाला है, तो इसी से चलो शुरुआत कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि देखो जो हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर में जो डिफरेंट एलोकेशंस किए गए हैं, उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार देखो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझ में तो आ रहा है लेकिन इनफैक्ट कोई कुछ कह नहीं पा रहा। देखो कुछ एक चंक है जो कि बोल रहे हैं नहीं नहीं, स्पेस सेक्टर में तो बहुत बहुत ज्यादा इनको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए था, इतना फल फूल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी पिछले साल वाला बजट जितना एलोकेट किया गया था वो भी पूरा यूटिलाइज हुआ नहीं है। और अगर आप इस साल भी चिल्ला चिल्ला के बोलो कि नहीं अब मेरे को तो बहुत सारा बजट चाहिए, तो पहले आप दिखाओ तो क्या कर पाओगे, उसके बेसिस पर बजट एलोकेट हो सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ गुड स्टार्ट, सबका यही कहना है। अगर आप एक मिडिल पाथ सॉल्यूशन लेके चलोगे कि इट्स अ गुड स्टार्ट, कि अभी इतना बजट मिला है, इसके हिसाब से आप अच्छे लेवल पर लेके आओ। लास्ट ईयर वाला भी अभी आपका पैसा बचा है, इस बार वाले भी पैसे को मिलाओ, अच्छा खासा चंक बन रहा है, इससे ग्रोथ करो और इसके बेसिस पर थोड़ा और अच्छे हाइट पर जाने के लिए नेक्स्ट ईयर फिर देख लेंगे हम लोग। ऐसा ही कुछ मिनिस्ट्री या फिर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनका कहना है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग सबसे पहले ना, आपको मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा शॉकिंग होगा शायद आप लोग के लिए जिसको नहीं पता है। सब लोग को ये पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अपने पास, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा एक बात बताओ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बोल दूं, DAE जिसको हम लोग पढ़ते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बोल दूं, तो आप बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरा जल्दी से बता दो आप लोग, है ना। तब तक मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली 3 ऐसे मोटे मोटे डिपार्टमेंट्स आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है दोस्ती हमारी आपकी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसको दोस्ती बोलते हैं। दूसरा जो एक हिस्सा है इसका वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT बोलते हैं उसको, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने क्लासेस में तो कई बार पढ़ा है, बट हाँ यहां पर भी अगर जरूरत पड़ेगी कभी तो पढ़ लेंगे। अभी तो हम स्पेस वगैरह की बात कर रहे हैं और इनकी भी बात करेंगे। और फाइनली एक और हमारे पास डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तो नहीं सुना होगा, लेकिन CSIR का नाम जरूर से सुना होगा। तो CSIR जो है वो इसी के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि नायाब प्रकार से कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस रहती है और कई चीजें नई 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 खोज के लेके आता है हम सब के लिए, ठीक है। तो CSIR जो है वो इसी के अंडर में काम करता है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगी, अरे सर ये तो खत्म हो गया क्या,
अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कहां गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहां गई? ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा ही मेजर चंक हम लोग पढ़ते हैं। ये है बच्चों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में, है ना। ये डायरेक्टली पीएमओ के अंदर में आता है। पीएमओ के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं और चूंकि ये दोनों बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात कर लो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात कर लो। डीएई और डीओएस दोनों किसके अंदर में आता है? पीएमओ के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में आता है ये, ठीक है, समझ गए अब। तो इस तरीके से डेफिनेटली आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब भी पढ़ते हो तो आप लोग दोस्ती, डीबीटी, डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब पढ़ते हो। डिफेंस के अंदर भी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर भी बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वाले पोर्शंस आते हैं। वो आज के इस आर्टिकल में तो नहीं इंक्लूड किया मैंने, कोशिश करूंगा मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से एक बार पढ़ लेना, वहीं पर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। देखो, सबसे पहले जो इस बार का टोटल बजट एलोकेशन है वो आया है 8,029 करोड़ रुपए, है ना। डिजिट्स याद नहीं करना है, मैं आपको पहले बता देता हूं। इसमें जो डिपार्टमेंट है आपका दोस्ती, उसको मिले हैं 8,029 करोड़ रुपए, ठीक है। 8,029 करोड़ में अब ये बोला जा रहा है कि देखो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। पहले कितना था? 7,931 था। तो कितना है आप समझ सकते हो कि 79 से वो 80 पहुंचा दिया उन्होंने, उसमें भी ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दे सकते हो। लेकिन आप ये समझो कि ये भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नियरली 2/3 मोर देन इट्स यूटिलाइजेशन। मतलब कि पिछली बार जो 7,931 करोड़ रुपए इनको एलोकेट किए गए थे, उसमें से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4,891 करोड़ ही खर्च किए हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब इससे तो कई गुना ज्यादा आपको दे दिया गया है। 8,029 करोड़ ये बचा और 7,900 में से 4,800 समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट कर देना, वो भी बचा। तो अच्छा खासा इनके पास बजट है। वो बोल रहे हैं कि पिछली बार का 2/3 हिस्सा, आप बोल सकते हो कि 2/3 मोर देन इट्स यूटिलाइजेशन, जितना है उसका 2/3 हिस्सा ज्यादा ही दिया गया है। तो इसीलिए टेंशन की बात नहीं है, अच्छा खासा इनको इंक्रीमेंट मिल गया है, अब ये काम कर सकते हैं। सेम केस बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भी है। यहां पर एक बहुत ही स्पेशल चीज ये कही है कि इस बार नेशनल क्वांटम मिशन को भी बजट एलोकेट किया गया। पिछली बार तक नेशनल क्वांटम मिशन में 0 रुपीज दे गए थे और नेशनल क्वांटम मिशन, यहां देख सकते हो कि जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसको भी आप लोग बोल सकते हो कि 427 करोड़ रुपए एक इनिशियल स्टेज है, जहां पर आप लोग बोल सकते हो कि यहां साइंटिफिक लेवल पर हम लोग थोड़ा सा स्केल अप कर लें, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जितने पैसों की आवश्यकता है वहां पर कर दें। ये बोला जा रहा है कि भाई साहब क्वांटम हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बार बार पढ़ते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी एक देश के लिए वो भी हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए इस बार इंडिया ने भी इनिशिएट कर दिया है उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको मिले हैं 2,683 करोड़ रुपए। अब ये सब डिजिट्स याद नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस आपको मोटा मोटा अंदाजा लेना है कि यार 2,683, यहां पर कितना था? 8,000 के आसपास और यहां पर 2,500 के आसपास। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, याद रखना इस चीज को, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको मिले हैं लगभग 2,683 करोड़। लेकिन यह बोला जा रहा है कि पिछले बार जो है वो 2,275 मिले थे, लेकिन इनको भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 1,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट इनका पिछले बार वाला ही बचा है। तो 1,000 से ज्यादा इधर और 2,683 इधर मिल गए, तो 3,600-3,700 करोड़ रुपए अभी इनके पास में खर्च करने को। सेम गोज विथ आपका लैबोरेटरी और या डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, डीएसआईआर के लिए बोल सकते हो। डीएसआईआर जो है यहां पर इन्होंने पिछले बार, यही एक डिपार्टमेंट है जिसने थोड़ी बदमाशी की, इन्होंने ओवर स्पेंड कर दिया। ओवर स्पेंड किया था, ज्यादा नहीं 2%, तो इन्होंने ना कुछ ओवर स्पेंड कर दिया था, सॉरी 8% तक ओवर स्पेंड कर दिया था। तो 8% ओवर स्पेंड किया तो किया, लेकिन इस बार ना ज्यादा इनको बढ़ा के पैसे नहीं दिए गए, इनको 2% का इजाफा दिया गया, जितना पिछली बार था उसका 2% और बढ़ा के इनको दे दिया गया। अब इसके बाद यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी एक मिनिस्ट्री है और उसके अंदर भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के कुछ प्रोविजंस आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल वहां पर 3,064 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, जो कि पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया है, 2,889 करोड़, मतलब हम बोल सकते हैं नहीं 79 है, 2879 करोड़ से हम लोग बढ़ा के 3,064 तक पहुंचा दिया है। कुछ है नहीं, बस 7.6% के आसपास का कुछ इंक्रीमेंट हम लोग देखने को मिल सकता है इसमें। फिर इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि देखो 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो कि पीएमओ के अंदर में आता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
इसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ज्यादा मिला नहीं है, बजटेड एलोकेशंस जो है ना वो पिछली बार की तुलना में कम ही हुआ है। इनफैक्ट 1.3% लास्ट ईयर के हिसाब से कम हुआ है। लेकिन टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्पेंड की बात करें तो जितना पिछले बार स्पेंड हुआ है उसका 20.85%, 21% के आसपास ज्यादा उनको हम लोगों ने बढ़ा के ही दिया है। मतलब इन्होंने भी अपना पूरा पैसा खर्चा नहीं किया था, इनका भी बचा होगा, तो उसको मिला के तो इजाफा ही दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले बार की तुलना में इस बार कंपेयर करोगे तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मिला के 1.3% के आसपास का बजट एलोकेशन कम हुआ है इनका। ठीक है, ये मोटी मोटी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो थोड़ी सी मैं बात इधर भी आपको लेके जाऊंगा, जिसमें ये बोल रहे हैं कि देखो एक तो हुआ है कैपिटल फंड 1000 करोड़ रुपए का, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कैपिटल, वेंचर कैपिटल फंड आ गया है स्टार्टअप्स के लिए। मिनिस्ट्री ने बोला है या फिर ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि हम लोग स्पेस के लेवल पर स्टार्टअप्स को अलग से 1000 करोड़ रुपए देते हैं। लेकिन देखो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा कि 1000 करोड़ मतलब क्या, 120 मिलियन डॉलर। 120 मिलियन डॉलर ऐसा सबको लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन एक रफली एक डेटा सब लोगों ने निकाला कि भाई साहब इस साल जो भी बीता हुआ साल है उसमें जितने भी ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं इन्होंने कितने पैसे इकट्ठा किए थे, तो टोटल निकल के आया कि अप्रोक्सीमेटली 134 मिलियन डॉलर तो इन्होंने इकट्ठा कर ही लिए थे स्टार्टअप्स के लिए। वेंचर कैपिटल जो था इन्होंने बाहर से इकट्ठा कर लिया था, सरकार ने नहीं दिया। तो अब सरकार जो है वो 120 मिलियन डॉलर दे रही है सिर्फ, तो उनकी तो पूर्ति नहीं होगी ना। अब तो हमारा स्पेस सेक्टर और तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। आप सबको पता है इसरो कितना खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, और इसमें साफ साफ बना कर दिया गया है कि इसरो, देखो जब आप इसको थोड़ा सा और माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि जिन जिन डायरेक्शंस में, जैसे मान लो कि उन मिनिस्ट्रीज के उन डिपार्टमेंट, अब जैसे ये डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारे अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड है, तो उसमें भी ना ये लोग बहुत ही माइन्यूट लेवल पर बजट एलोकेट करते हैं। तो उसमें भी आप अगर समझोगे स्पेस वाले सेक्टर में जितना भी, जैसे मान लो कि आपको लॉन्च व्हीकल बनाना है, या फिर आपको मान लो कोई दूसरा ऐसा कोई भी काम जिससे कि इसरो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फायदा नहीं होगा, उनको बजट कम एलोकेट किया गया है। क्योंकि देखो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने क्या देखा, न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 का देखा है। अब न्यू स्पेस पॉलिसी आने का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन। तो इस बार गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि भाई साहब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये अग्निकुल, कॉस्मोस है, या फिर वनवेब है, या फिर अपनी इंडिया की बाहर की जो भी कंपनी है, भाई साहब हमने 100% एफडीआई तक आप लोग को दे दिया है, तो आओ ना यहाँ पर काम करो, अपने पैसे लेके आओ, अपने पैसे बढ़ाओ और स्पेस टेक्नोलॉजी को ग्रो कराओ इंडिया के अंदर में। सरकार का ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको एक नॉर्मल डेटा बता देता हूं कि जैसे कि जो यूएसए वगैरह हैं वहां पर जितना भी बजट एलोकेट हुआ जाता है, समझ लो पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में हम लोग का टोटल बजट एलोकेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, इस बार जो हुआ है वो 0.05% ऑफ जीडीपी है। अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है ना। ऐसा बोला जाता है कि सर देखो ये कम है, यूएसए, चाइना, इन सब की बात करेंगे ना तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 0.25% ऑफ जीडीपी देते हैं वहां पर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है यार। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, या फिर दोस्ती नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात हो रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में आ रहा है, उसको सिर्फ इतना ही देते हैं। तो ये बोला कि यार देखो ठीक है, मतलब यहां पर तो 0.25% थोड़ा और ही ज्यादा हो जाएगा, तो इंडिया के लिए लोग मांग करते हैं कि सर इसको 0.5 को ना पलट दो, कम से कम 0.5% तो देना पड़ेगा आपको। और सरकार बोलती है यार इतना नहीं है पैसे भी अपने पास कि इसमें हम लोग स्पेस में इतना खर्चा कर दे, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया है। मतलब आप सारी पॉइंट्स को ना कनेक्ट करके देखोगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में हम लोग को डायरेक्ट करना चाहती है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। और हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि बजट जो है ना उन्होंने एक फ्रेश इंपटस या फिर एक फ्रेश फोर्स देने की कोशिश की है क्लीन एनर्जीज के लिए। क्लीन एनर्जी हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में ये बात देखी होगी कि इंडिया ने इस बार एकदम खुल्लम खुल्ला ये बात बोली है कि भाई साहब एक बात बताओ और सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो ये कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें अगर हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि हम लोग अपना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बढ़ा देंगे और अपना थर्मल पावर प्लांट को कम कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम लोग को दोनों चीजों की आवश्यकता है। हाँ, एक बैलेंस मेंटेन करने की बात करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारा इतना लंबा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में अगर क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो हमें भी इफेक्ट पड़ेगा, खतरा हमें भी है। इसीलिए हम लोग एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप बजट से साफ तौर पर देख सकते हो। यहां पर सिंपली ये बोला गया कि देखो हम लोग बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, देखो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, आप लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़े बड़े, टोटल कितने अभी अपने यहां पर 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास।
जो 23rd अभी कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में लगाया गया है, वो हमारा स्टेज 2 का है। स्टेज 2 बोले तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला अभी 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 बस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो हम लोग ऑपरेशनली अगर बोले तो 22 ही है, लेकिन इन सबके पास जब हम लोग बोलते हैं भाई साहब कितना बिजली पैदा करेगा, तो काफी ज्यादा कर सकते हैं ये लोग, है ना। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि 300 मेगावाट तक की अगर बिजली पैदा कर रहा है कोई, तो उसको हम लोग सिंपली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कोई भी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, इसके अंदर खासियत क्या है कि ये ना असेंबल हो सकता है। असेंबल मतलब कि आप समझो कि ये जैसे आपका किचन होता है ना, किचन को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन क्यों भाई साहब? क्योंकि उसके सारे बास्केट्स जो होते हैं वो पहले से रेडीमेड किसी कंपनी के द्वारा आते हैं और वो अलमारी में आप फिट कर देते हैं। कभी उसमें बर्तन रख देते हैं, कभी उसमें कोई सामान खाने पीने की रख देते हैं, तो उसको हम लोग मॉड्यूलर किचन बुलाते हैं। वाह भाई वाह, मॉड्यूलर किचन है। तो मॉड्यूलर किचन से ही रिलेट करना, यहां पर क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। मॉड्यूलर रिएक्टर का भी यही मतलब होगा कि सारा सामान उसका जो पार्ट मतलब उसका जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो बन के आएगा। बस जहां पर लगाना है ना, उसको असेंबल करने की जरूरत है। और असेंबल करने के लिए अब यहां पर जैसे आप मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना होता है, तो भाई साहब वहां की पूरी जमीन खाली करा देते हैं लोग, क्योंकि कभी भी गलती से भी चेरनोबिल जैसा या फिर कुछ भी ऐसा खतरनाक सा डिजास्टर हुआ है ना, तो वहां पर कम से कम ऐसा कुछ इतिहास दोहराया ना जा सके। तो इनफैक्ट इन सब चीजों को हम थोड़ा सा और कंट्रोल करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लेके आ रहे हैं। इसमें इतना खतरा नहीं है और इसको असेंबल भी कर सकते हैं। तो खूब सारा एसएमआर लगाओ, है ना। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जितना लगा सकते हो लगाओ, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ेगा और असेंबल करके आराम से इधर उधर लेके जा सकते हो। तो इस बार बजट पर फोकस किया गया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर, और बोला जा रहा है कि जो हमारा विकसित भारत है, विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा भविष्य में। यहां पर एक और चीज की बात की गई है, इसको बोल रहे हैं भारत स्मॉल रिएक्टर्स, है ना। इसीलिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स को डेवलप करने की बात हो रही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ही बात हो रही है, टाइप है उसका। यहां पर एक देखना आपको, यहां पर एक सामान लिखा हुआ है, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये जो है AUSC जो है AUSC, मैं आपको यहां पर ना एक चीज दिखाता हूं, रुको, ये देखो जरा आप, AUSC ये देखो आप, इस इमेज को जरा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे खोल देता हूं फटाफट से आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए इसको चलो मैं स्लाइड पर भी डाल देता हूं, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये स्लाइड। और ये देखो जरा, चलो वहीं पर ले जाके पढ़ा देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको फटाफट से काट देता हूं मैं। ये हमारे ना थर्मल पावर प्लांट जो है ना, उनके टाइप्स हैं। आप लोगों ने जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के टाइप्स पढ़े हैं ना, कि भाई पहला स्टेप जो है वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, फिर एडवांस्ड रिएक्टर्स आते हैं। समझ लो वैसे ही आपका ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है ना, ये भी ऐसा ही है। शुरुआती दौर पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है 1970 से लेके 2000 के टाइम पर हमारे पास सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होते थे, है ना, जिनकी एफिशिएंसी मुश्किल से 35% की होती थी। फिर 2010 के आसपास में आया सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इसकी एफिशिएंसी बढ़ के हो गई 40%। फिर हम लोगों ने निकाला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इसकी एफिशिएंसी बढ़ के हो गई 42%। और अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है AUSC की, मतलब एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इसकी एफिशिएंसी है 46% की। तो बात यही हो रही है कि 800 मेगावाट के ऊपर, अब इसमें देखना, जैसे ये सब क्रिटिकल है तो 600 मेगावाट तक की बिजली पैदा करेगा। अगर ये सुपर क्रिटिकल है तो 660 से 800 के आसपास, यहां पर भी 660 से 800 के आसपास, ये दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे, बस इनकी एफिशिएंसी अलग है। लेकिन ये 800 मेगावाट से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो आप AUSC लगा सकते हो। और इस बार जो हमारे बजट में बात की गई है ना, बजट में जो बात की गई है वो यही है कि मिनिस्टर, इन्होंने भी एक प्रपोजल दिया है कि देखो 2018 में ही वैसे तो ये प्रपोज कर दिया गया था, बट उस पर अभी रिसर्च वगैरह चल रही है ना। अगर आप लोग मिनिस्ट्री पर जाके इसको देखोगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि इनका प्रॉपर पूरा रिसर्च है, उसी मिनिस्ट्री की ही फोटो है ये सब। तो उस पर रिसर्च तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको अब रिवाइव करने की बात है। कितना बजट दिया जाएगा ये सब बात नहीं बोली है, बस एक बार मेंशन कर दिया गया इसको बजट में, तो इसके बारे में भी जानते रहो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो बजट से हमने चलो इतनी सारी बातें कलेक्ट कर ली हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे लिए
एक क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ये है न्यूट्रिनो से रिलेटेड, ठीक है। ये जो न्यूट्रिनो वाला आर्टिकल है ये बेसिकली बोल रहा है कि पेन टेकिंग स्टेप्स साइंटिस्ट पीस द न्यूट्रिनो यूनिवर्स, है ना। जो भी बोल रहे होंगे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो एक्चुअल में क्या है कि आप लोग को ना सबसे पहले तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने शायद इस चीज को मैंने भी कई बार पढ़ा दिया अपने साइंस एंड टेक के एडिटोरियल में, और आप सब लोग अच्छा कई बार बोलते हो कि सर इसका प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लेलिस्ट जो है वहां पर, प्लेलिस्ट जो है वहां पर आप आराम से जब YouTube पर जाओगे ना और वहां पर जब प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में भाई साहब ये आज का नहीं 3 साल पहले का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और उसी में ये ऐड होता रहता है, वो ऐड होता रहता है। तो इसीलिए टेंशन मतलब प्लेलिस्ट सबसे पहले ही हम लोग बना के चलते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो वो बात अलग है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसी ओनली एस एक्सटेंडेड चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, है ना। साइंस वीकली के नाम से है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अदरवाइज मैं भी इस लेक्चर के एंड में आपको दिखा भी दूंगा। मैं बेसिकली आपको बता रहा था जो हमारा स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स है, स्टैंडर्ड मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ये क्या बताता है आपको? देखो ये बोलता है कि पूरे इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद हैं। वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? बोलता है कि भाई साहब देखो जो पहला पार्टिकल है ना इसका, वो पहला पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज को मैटर प्रोवाइड करने के लिए, मैटर प्रोवाइड करता है ये, है ना। और दूसरा जो है वो उसको फील्ड प्रोवाइड करता है, फील्ड प्रोवाइड करता है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है कि यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि देखो जब ये मैटर प्रोवाइड कर रहा है या फील्ड प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका मैटर क्या होता है। देखो जैसे ये वॉलेट है मेरा, है ना। ये वॉलेट आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई इसमें मैटर प्रेजेंट है, बिल्कुल मैटर प्रेजेंट होगा, कुछ तो होगा, ये रेक्सीन का होगा, जो भी होगा, कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो मैटर प्रेजेंट है इसमें। सिमिलरली आप अगर कोई भी फोन उठा के देखो तो फोन में भी आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये मैटर है, ये पेन में भी दिख रहा है मैटर है। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनका मैटर हम लोग को दिखता है उसको हम लोग मैटर प्रोवाइड करने वाले पार्टिकल का नाम देते हैं। चलो एक बार मैं आपको ना वो पूरा इमेज ही दिखा देता हूं, बल्कि वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको पूरा मैप भी बना के दिख जाएगा। यहां पर मैं लिखता हूं एलिमेंट्री पार्टिकल्स चार्ट, ये आ गया अपना। इसको जरा मैं नेक्स्ट पेज पर खोल देता हूं आप लोगों के लिए। ओ ये तो बहुत ही छोटा सा है, इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं। खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम। हाँ ये सही है। अब इन सबको देख के ना डरना मत यार, है ना, डरने की बात नहीं है। देखो रिसर्च एड का टॉपिक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन अपन लोग इतना तो है कि पढ़ तो सकते ही हैं, है ना। देखो अब मैं आपको समझाता हूं इस पे। जो मैं आपको ये बता रहा था कि 2 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। अब आप लोगों ने ऐसे इमेजेस को कई बार देखा होगा बट आप लोग डर जाते होगे देख के और इसके आगे कभी पढ़ते नहीं होगे, तो मैं आपको बस यही समझा देता हूं। 2 प्रकार, एक ऐसे प्रकार जो कि आपको फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो कि आपको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जितना भी ऐसे वाला, ओहो क्या हो गया, जितना भी ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा आपके लिए क्या कहता है, ये मैटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या है भाई, ये मैटर प्रोवाइड करने वाला, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक। और सिमिलरली पूरा ही मैटर प्रोवाइड करने वाला है, ये दोनों ही मैटर प्रोवाइड करता है भाई साहब, है ना। ये जो मैटर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा एक हिस्सा आता है लेप्टॉन्स का। मतलब अगर हम लोग इसको सिंपल इमेज में बना के देखें तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई साहब ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए, यहां पर देखता हूं, अरे यार हाँ यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये है आपके लिए फर्मियॉन्स जो कि मैटर प्रोवाइड करते हैं, और ये 2 प्रकार के हैं, है ना। एक होता है आपके लिए क्वार्क्स और एक होता है आपके लिए लेप्टॉन्स। चलो ये वाला आपको ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेप्टॉन्स। और वहां पर जो फील्ड प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं बोसॉन। ये कई बार मैंने आपको पढ़ा दिया है पर फिर भी एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। जो ये क्वार्क्स होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि जो प्रोटॉन बना है, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन बना है, ये सब किसके बने हुए हैं, क्वार्क से बने हुए। जैसे कि 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बना है। सिमिलरली 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर क्या बना है, हमारा न्यूट्रॉन बना है। लेप्टॉन्स का एग्जांपल में अगर आप लोग बात करोगे तो यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन,
यहां पर एग्जांपल में आता है न्यूट्रिनो, आ गया ना न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? लेप्टॉन्स, याद रहेगा। और लेप्टॉन्स मतलब मैटर है, और मैटर है मतलब मतलब आप उसको देख सकते हो, इनका मास होना थोड़ा ज्यादा आसान है। और फिर आप बोलते हो बोसॉन। बोसॉन जो बोलते हो ये बेसिकली फील्ड प्रोवाइड करता है ना। तो ये भी 3-4 प्रकार के आपके देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक तो इनके अलावा ही देखो, एक स्केलर और वेक्टर में डिवाइड होता है। यहां पर मैं लिखता हूं, एक तो होते हैं आपका गॉड पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसॉन। और यहां पर बेसिकली फील्ड की बात होती है, कोई ग्रेविटेशनल वीक फील्ड देता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देता है, कोई न्यूक्लियर फील्ड देता है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स है। मैं उतना कॉम्प्लेक्सिटीज में फिर से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे स्टिक करना है इस न्यूट्रिनो पर। तो मोटा मोटा आपको यह समझ में आ गया कि अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स में यह बताया गया है कि भाई साहब 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक जो मैटर देते हैं और एक जो फील्ड देते हैं। तो आप बोलोगे इनके बस बात बता दीजिए। देखो इन सब का मास जो है, जैसे ये जो मेरा मैं वॉलेट है ना, ये वॉलेट में जब मैं उठाता हूं तो मास फील होता है ना हाथ में। ये बोल रहा है कि ये मास कहां से आया? ये सभी के सभी पार्टिकल्स मासलेस हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये सब के सब पार्टिकल मासलेस हैं। और जब इस हिग्स बोसॉन के फील्ड में ये आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें जाओगे चुंबक जैसा कुछ रहेगा, चिपक जाएगा कहीं पर, समझ लो वैसे ही हिग्स बोसॉन का फील्ड हमारे चारों तरफ हमेशा मौजूद है। उस फील्ड में हम लोग जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो अपना मास पा जाता है। मतलब कि अगर ये मान लो 100 ग्राम का होगा तो 100 ग्राम इसका भार जो है वो कहां से आया? ये अपना थोड़ा थोड़ा हिग्स बोसॉन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, हिग्स बोसॉन फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा। अब मैं देख लो भाई साहब, मैं 80-90 किलो का इंसान, ये कहां 100 ग्राम का, ये जो 80-90 किलो मेरा है, मैं कैसे? अरे भाई साहब मैं हिग्स बोसॉन से ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा हूं, इसीलिए मेरा मास ज्यादा है। अब बात समझ में आई क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैसे डिफाइन होता है? तो आप इतना समझ लो कि यहां पर मास होना तय है। लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि न्यूट्रिनो जो है उनके कुछ यूपीएससी ना हमेशा आपके इसी बेसिस पर क्वेश्चन पूछेगी। अभी क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा आपसे, डोंट वरी। प्रॉपर्टीज में क्या लिखते हैं? सबसे पहले कि न्यूट्रिनो जो है उसके पास चार्ज नहीं होता है, दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये बहुत ही हल्के होते हैं। आप यूं बोल दो कि दे आर द लाइटेस्ट एलिमेंट फाउंड इन दिस यूनिवर्स, है ना। फिर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। लेफ्ट हैंडेड होने का मतलब क्या है कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाना। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का होने का मतलब ये होता है, लेफ्ट हैंड है इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है ना, स्फेरिकल में ऐसा मूव कर रहा है, और ये जो है घूम उल्टा रहा है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब तुम ऐसे मूव कर रहे हो, है ना, यहां पर थे, अब पकड़ के तुम यहां पर आ गए, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? आप लोग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है ना। आपके लिए ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। अब सिमिलरली अगर मैं अब आपसे बोलूंगा कि देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे कि सन रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों करता है, तो ये तो रिवॉल्यूशन हो गया। अगर इसका रोटेशन जो है, मान लो स्पिन भी कर रही है, स्पिन अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज करते करते ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ऐसे ऐसे, तो फिर ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंडेड कहलाएगा। और अगर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में स्पिन भी कर रहा है, अगर ये ऐसे से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दोनों है, तो ये क्या कहलाएगा? राइट हैंडेड कहलाएगा। सेम गोज विथ ऑपोजिट एंगल एज वेल, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो भी सेम टू सेम है। तो ये यूजुअली लेफ्ट हैंडेड होता है ना। इसका डायरेक्शन ऑफ स्पिन और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो दोनों ऑपोजिट होते हैं। और साथ ही साथ ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है भाई? फोटोन मिलता है सबसे ज्यादा। सबसे मोस्ट अबंडेंट चीज अगर कोई इस ब्रह्मांड में है, कोई पार्टिकल है, तो वो है फोटोन। और उसके बाद किसका नंबर आता है? नंबर आता है यहां। अब जो फोटोन है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो फोटोन कुछ यहां पर आएगा, है ना, फोटोन। तो हम यूं तो बोल सकते हैं ना कि भाई साहब जो भी मैटर प्रोवाइड करने वाले हिस्से हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन है? न्यूट्रिनो है, क्योंकि वो तो भाई फील्ड प्रोवाइड करता है, फोटोन। तो सिमिलरली यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल दैट मेक्स अप मैटर, जो मैटर बनाते हैं ना उनमें ये सबसे अबंडेंट पार्टिकल है न्यूट्रिनो। लेकिन इतना अबंडेंट होने के साथ साथ भी भाई साहब क्या ही किस्मत का मारा है, ये पकड़ में नहीं आता है ये, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये तभी पकड़ में आएगा जब एक लेप्टॉन एक मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। लेप्टॉन मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, क्या मतलब है? ये देखो कितने प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉन अगर मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। मुऑन अगर मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये बनाएगा मुऑन न्यूट्रिनो। टाउ भी एक प्रकार का लेप्टॉन है। 3 ही प्रकार के लेप्टॉन होते हैं अभी तक, है ना। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ। और यही सब जब अपने मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रिनो वाले फॉर्म में बदल जाते हैं। तो मतलब कि ये बना देते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। नाम बस डिफरेंट है और डिफिकल्ट है, अदरवाइज
काम समझोगे तो काम आसान ही है सबका, है ना। तो ये समझ लो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए अब हमारे पास। अब ये सोचो कि ये सारी चीजें, ये क्या बोल रहा है यहां पर कि दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट विथ मैटर। तो सोचो न्यूट्रिनो कब बन रहे हैं, न्यूट्रिनो कब बन रहे हैं, जब ये कोई इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चीज है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, लेप्टॉन है यहां पर। अगर आपको एग्जांपल देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इतनी बात आपको भी भेजे में घुस गई भाई बहुत अच्छे से, चलो वेरी गुड। अब इस आर्टिकल में हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि यहां पर एक नाम आया है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट का इमेज आप लोग देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटल इमेज में एक जगह लिखा होगा, नोवा। नोवा का क्या मतलब है, वैसे तो देखो आपके समझ के परे है, और एक समझ लो एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है नोवा। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा नोवा का ही एक्सपेरिमेंट देख रहे हो। इसका नाम है न्यूमी ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपीयरेंस, है ना। न्यूमी ऑफ एक्सिस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को V और नीचे E लिखते हैं, और अपीयरेंस याद नहीं करना है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। तो ये नोवा का एक्सपेरिमेंट है, उन्हीं लोगों ने कुछ और इस पे बात की है। अब वही देख रहे हैं कि क्या बात कर दी भाई साहब, ऐसे देखते हैं क्या बात कर दी। देखो सरप्राइज ऑफ मास की बात होती है सबसे पहले। सरप्राइज ऑफ मास क्या चीज है, सरप्राइज ऑफ मास इसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले अगर आप न्यूट्रिनो की बात करोगे तो न्यूट्रिनो को पाया गया था 1956 में, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने पाया था 1956 में, और उसके बाद से 1956 से ही ये बड़ा ही दुविधाजनक पार्टिकल रहा था, क्योंकि हमें पता तो था कि ये सबसे अबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन पकड़ में नहीं आता है कभी भी, और इसीलिए इसको हम लोग पहली बार डिटेक्ट कर पाते हैं सिर्फ 1987 में आके। 1987 में कब डिटेक्ट करते हैं भाई साहब, एक सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा कब, अरे जब यहां पर आया ना उससे 1.5 लाख साल दूर, लाइट ईयर्स दूर होता है, मतलब कि 1.5 लाख साल पहले वो सुपरनोवा हुआ होगा, उसकी लाइट अब हमारे तक पहुंची है ना। तो 1.5 लाख लाइट ईयर दूर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब कि एक जायंट स्टार जो होता है वो एक्सप्लोड करता है, और इसको ब्रह्मांड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव इवेंट बोला जाता है सुपरनोवा को। इतना ज्यादा लाइट एमिट होता है, इतना ज्यादा लाइट एमिट होता है, वो बोलते हैं कि भाई पूरे ब्रह्मांड को चमका देता है, इतना लाइट होता है। तो सुपरनोवा जब होता है तो उसी टाइम पर इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया, लाइट के स्पाइक्स, मतलब कि हमारे यहां पर अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई थी अलग अलग जगह पर, जापान में थी, कोई यूएसए में थी, कोई फ्रांस में थी। तो वहां पर क्या हुआ कि उन लोगों ने देखा कि भाई साहब जब सुपरनोवा वाला लाइट वाला स्पाइक आता, उसके 3 घंटे पहले ही न्यूट्रॉन के स्पाइक्स देखने को मिले उन लोग को। समझ रहे हो, लाइट आने से पहले ही न्यूट्रॉन आ गया। अब दिमाग घूमने लगा लोगों का, अरे यार ये लाइट से पहले पहुंच गया, ऐसे क्या चीज है इसमें। तो लोगों ने ना पहले से ही, जब से इसकी खोज हुई थी तभी से इसको इतना परेशान थे लोग, इस कहीं मिलता नहीं था, तो उनको लगता था कि भाई साहब ये भी ना फोटोन जैसा ही होगा। अब मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जो ये बोसॉन्स होते हैं, बोसॉन्स जो होते हैं, ये बेसिकली हिग्स बोसॉन जो होता है ये मासलेस होता है, ठीक है, या फिर इवन सॉरी हिग्स बोसॉन मासलेस नहीं, सो सॉरी फोटोन की मैं बात करता हूं। फोटोन जो है, फोटोन क्या है, मासलेस होता है, ठीक है, फोटोन मासलेस है, फोटोन मासलेस है, ठीक है। अब ये जब मासलेस है तो वैसे ही हम लोग समझते थे कि न्यूट्रिनो भी मासलेस होगा, और इसीलिए ये जो अभी आप लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का मैटर देख रहे हो, ये न्यूट्रिनो को यहां पर प्लेस भी नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि भाई इसके पास मास वास है नहीं, तो ये यहां पर नहीं आया, कहीं और इसको प्लेस कर रहे थे, या फिर समझ में नहीं आ रहा था। वो तो 1987 के एक्सपेरिमेंट के बाद 1990s में कुछ जापान के और दूसरी जगहों के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया और ये फाइंड आउट किया कि नहीं भाई इसके पास ना नेग्लिजिबल मास है, और इनफैक्ट ये बहुत तेज चलता है। आप समझ लो कि न्यूट्रिनो जो है वो अपने एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का उसैन बोल्ट होगा, है ना, सबसे तेज दौड़ता है, इससे तेज कोई मैटर दौड़ ही नहीं सकता। इतना कम मास है इसका, इतना कम मास है कि ये अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड तक चला जाता है। अब ये कैसे टूट टाट के उसके पहले लाइट के पहले पहुंचा होगा, ये अभी भी एक गुत्थी ही है, बट हाँ इतना लोग समझ गए कि भाई साहब अब न्यूट्रिनो के मास है, और देखो मास यहां पर कहीं लिखा भी होगा, यहां पर मास 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 दिख नहीं रहा मुझे, ये सब जो है 96, 4.18, 1.77, 18.2, ये सब आप देख सकते हो, है ना, और इनके चार्जेस और स्पिन भी लिखे हुए हैं। आप देखोगे कि जितने भी न्यूट्रिनो हैं उन पे 000 लिखा है। क्यों 000 लिखा है, क्योंकि इनका जो मास है, इनका सॉरी जो इनका चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल है। अब फोटोन पर देखो जरा, फोटोन और हिग्स बोसॉन
इन दोनों पर देखोगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, मासलेस पार्टिकल है, क्योंकि देखो यहां पर भी मास 0 है, या अरे सॉरी यहां पर तो लिखा हुआ है हिग्स, वो तो पहले भी यार कंफ्यूज हो गया था मैं। यहां पर देखो हिग्स बोसॉन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन की बात हो रही है। फोटोन जो है, फोटोन एकमात्र क्या है, ये मासलेस पार्टिकल है, इसके अंदर कोई मास वास नहीं है, तो इसीलिए देखो यहां पर 0 लिखा हुआ है। बाकी सब में आप देखोगे कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या है, मास वाले पार्टिकल्स है, सबके पास देखो मास होगा। बस कौन मासलेस है, फोटोन मासलेस है, ठीक है। बस ये यूनिक फीचर है फोटोन का भी, ये मासलेस होगा। और यहां पर आप देखो यूनिक फीचर क्या है, इसके पास ये चार्जलेस है, 0 0 0 लिखा है, बाकी सब पर देखो चार्ज होगा। ये हाफ, 2/3 2/3 -1/3 -1/3 -1 -1 ये सब इस पे चार्जेस हैं, ठीक है। और बाकी कुछ यहां पर भी फील्ड्स होते हैं, जैसे जेड बोसॉन है, ये भी चार्जलेस है, फोटोन भी चार्जलेस है, ग्लूऑन भी चार्जलेस है, हिग्स बोसॉन के भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रकोप में आगे कभी भी इधर उधर भागेंगे नहीं, इसीलिए तो हम लोग को हिग्स बोसॉन भी नहीं मिलता, क्योंकि ये चार्जलेस है। भाई साहब ये भी पकड़ में नहीं आता है और ये भी पकड़ में नहीं आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पकड़ में क्यों नहीं आता है। हम लोग को ये तो पता चल गया कि भाई 3 घंटे पहले पहुंच गया, बात सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम लोग पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये कब फाइंड आउट होगा, जब न्यूट्रिनो, या फिर हम सिंपली बोले न्यूट्रिनो कब फाइंड आउट होगा, जब भी कोई लेप्टॉन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मुऑन या टाउ, ये जब मैटर से इंटरेक्ट करेंगे। और भाई साहब ऐसा बोला गया है कि मिलियन टाइम्स जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो कभी एक बार न्यूट्रिनो बन सकता है ना, इतना रेयर है ये। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, तो अभी भी ये गुत्थी सॉल्व नहीं हुई है ना। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशन करके एक कॉन्सेप्ट आता है, इस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन करके। इसका मतलब क्या है कि देखो न्यूट्रिनो जो है वो अपना लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कन्वर्ट हो सकता है। कभी कभी क्या है कि वो मुऑन न्यूट्रिनो से टाउ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। और इनफैक्ट इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सन रेज जो होता है, सन रेज से हम लोग को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता हुआ दिखता है ना। लेकिन जब हमारे अर्थ पर आता है तो हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या दिखता है, मुऑन न्यूट्रिनो दिखता है। तो इसी के बेसिस पर यह समझा गया कि अच्छा ये न्यूट्रिनो जो है ना, ये ऑसिलेट करते हैं और ये एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, एक थ्योरेटिकल मॉडल है इसका। एक का नाम नॉर्मल, एक का नाम इन्वर्टेड है। जैसे 3 प्रकार थे ना, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। इन 3 में से कोई बोलता है, एक ऐसी थ्योरी है जो कि ये बताते हैं कि भाई साहब इनमें से कोई एक जो है वो बहुत भारी होगा, और इनमें से एक दूसरा आर्टिकल है वो बोलता है कि इनमें से कोई 2 जो है वो बहुत भारी होगा। लेकिन अभी जो नोवा एक्सपेरिमेंट आया है ना, उसने पहले वाले थ्योरी पर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया है। अब नोवा एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें फाइंड आउट हुई हैं। नोवा से पहले बात तो ये पता चल गया कि नहीं, ये पहली वाली थ्योरी थोड़ी ज्यादा सही हो सकती है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन ये हायरार्की प्रॉब्लम हमेशा यहां पर रहती है। अगर अब हम न्यूट्रिनो के इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो अभी ये सब एप्लीकेशंस बहुत ही फायदेमंद होंगे हमारे लिए। क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं हम लोग, क्यों चाहिए न्यूट्रिनो, क्या मिल जाएगा अगर ये मिल गया तो। सबसे पहले समझो, अगर ये लीस्ट इंटरेक्टिव है ना, अभी तक इसका इंटरेक्शन क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ये मिलियन टाइम्स ये मैटर से इंटरेक्ट करता है तब एक बार न्यूट्रिनो बनता होगा। ऐसे सिचुएशन में सोचो कि इसके पास कितना ज्यादा पुराना इंफॉर्मेशन होगा। ये किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करता है भाई साहब, अपने आप में ही मजे में खोया खोया सा रह रहा है, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, सब कुछ देखता है लेकिन किसी को कोई चीज शेयर नहीं करता है। तो मतलब कि जब शेयर करोगे तभी तो बात की बात बनती जाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। लेकिन जब ये इंटरेक्ट ही नहीं करता है तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अरे यार ये न्यूट्रिनो भैया जो होंगे ना, ये जिस दिन मिलेंगे इनसे हम लोग यूनिवर्स के उत्पत्ति की बात अगर पूछेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बड़ा सटीक देंगे, क्योंकि इन्होंने लीस्ट इंटरेक्शन दिखाया है अभी तक। तो इनके पास जो इंफॉर्मेशन का भंडार होगा वो सबसे ऑथेंटिकेशन के साथ होगा। तो इस ऑथेंटिकेशन वाले इंफॉर्मेशन को ही हम लोग लेना चाहते हैं, अभी तक ले नहीं पाए हैं, है ना। तो पहला क्या है, लो इंटरेक्शन को, जैसे लार्ज इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ यूनिवर्स का पूरा भंडारा होगा इसके पास इंफॉर्मेशन का, बस मिल जाए किस तरीके से। मिला भी है ना, लिगो एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है वहां पर भी अभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को पकड़ा गया था। फिर इसी तरीके से जो नोवा है यहां पर भी अभी न्यूट्रिनो को पकड़ा गया है। तो अब इन्हीं चीजों पर ना पकड़ पकड़ के बातचीत हो रही है। नोवा जो एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल बता रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, और जो ये पूरा रिसीव करने वाला इलाका है वो इससे 800 किलोमीटर दूर है, वो उतना उड़ उड़ के जाता है और वहां पर कलेक्ट होता है, टकराता है जब, तब वहां पर न्यूट्रिनो प्रोड्यूस किए जाते हैं और वहां पर पकड़ पकड़ के देखा जाता है कि अच्छा ये पकड़ में आ गया।
तो ऐसा कुछ बड़ा डिफिकल्ट सा है, हमारे समझ के परे है वैसे तो। फिर दूसरा जो इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कि वो भाई साहब इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे दूरी तक लेके जा सकता है। अभी तक जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का संसाधन है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिल्कुल शॉर्ट स्पेक्ट्रम या फिर शॉर्ट वेवलेंथ वाली चीजों को हम लोग शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को हम लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब यहां से अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि लेकिन इन सबके पास खामियाजा क्या है। मान लो कि ओशियन सरफेस है ना, ओशियन सरफेस भी इनके लिए ओपेक हो जाता है एक टाइम के बाद। ओपेक मतलब कि उसके भी आर पार नहीं जा सकते, मतलब कि सबमरीन है, मान लो सबमरीन हमारा अंदर 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 चल रहा है और चाहिए कि भाई साहब बताओ जो 500 किलोमीटर दूर में ये कोई भी आने वाला होगा तो बता पाओगे? नहीं, उतनी दूर तक देख ही नहीं सकता ये। क्यों? क्योंकि इसके पास लिमिटेशन है, उसके लिए ओपेक हो जाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा पानी को क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन भाई साहब ये न्यूट्रिनो, इसकी तो भाई बात ही मत पूछो। अगर इसके सामने लेड जैसा मेटल का दीवार भी रख दिया और इसको आप कर दो 1000 लाइट ईयर्स चौड़ा, कितना भाई साहब? 1000 लाइट ईयर्स चौड़ा, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना होगा। उतना भी अगर हुआ तो भी न्यूट्रिनो पार कर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर गलती से भाई साहब ये न्यूट्रिनो पकड़ में आ गया ना, तो इसको हम लोग अपने कम्युनिकेशन फील्ड में डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोलेंगे टाटा बाय बाय, और सब कुछ क्या होगा? न्यूट्रिनो से हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। बस इसको पकड़ में लाके इससे कैसे इंफॉर्मेशन का सप्लाई आदान प्रदान कराना है, बस यही चीज हम लोग को पकड़ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम पर हो सकता है हो जाए। तो जब हो जाएगा तो हमारा स्पीड भी खतरनाक हो जाएगा और इंफॉर्मेशन तो पता नहीं कितने लंबे दूरी तक भेज देंगे। पता चला हम लोग कहीं पर भी रहो यार, मतलब अभी तो इंटरनेट स्पीड जो है, यहां से अगर मान लो आप लोग कहीं दूर चले गए, किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए मान लो, तो वहां से डायरेक्ट अभी नहीं हो पाता है। हालांकि अभी तो एक नए नए थ्योरम्स आ रहे हैं हमारे पास, उसकी वजह से हो सकता है ऑप्टिकल लाइट वेव का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वैसे तो। बट यहां पर इसके आने से बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये दो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसके एप्लीकेशंस आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है सरप्राइजिंग। अच्छा, एक चीज और इसी आर्टिकल में था कि इसमें ना अब ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं ना, उनके अलग अलग यहां पर नाम लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को समझ में ना आएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है जापान का सुपर K3 एक्सपेरिमेंट है, यहां पर कनाडा के अंदर में सबडरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, इसके बाद यूएस में मिनी बून, माइक्रो बून और नोवा के नाम से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वही नोवा का एक्सपेरिमेंट यहां पर देखा हमने। फ्रांस के अंदर में शूज के नाम से एक चल रहा है, शूज CHOOZ है। और इसके बाद चाइना के अंदर भी जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। तो आप बोलोगे सर इसमें इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया का नाम नहीं है, अभी इंडिया के पास नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया काम कर रही है उस पर, है ना। इंडिया के पास अपना खुद का प्रपोज्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। प्रपोज्ड है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर तमिलनाडु के अंदर में बनाया जाएगा, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी इंडिया इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया के पास अभी मेजर दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, इनको इंडिया अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल के देख रहा है। लेकिन फिर भी इन नॉलेज से पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ना। तो भले इंडिया करता है, कोई भी करता है, आपको भी पता है कि उसका फायदा तो सभी लोग को मिल जाएगा। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन से रिलेटेड। सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन, अब ये क्या चीज है? देखो अभी हाल फिलहाल में ना एक पैसिफिक ओशन का नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है, वहां पर एक हिस्से पर हम लोगों ने ऐसा देखा कि यार जब हम लोग अपने सी लेवल से 4000 मीटर की गहराइयों तक गए, मतलब 4 किलोमीटर गहराइयों तक गए, 13000 फीट की गहराइयों तक गए, तो हम लोग को दिखा कि यार वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप सबको ये बात पता होगी कि जो हमारा फोटिक जोन होता है, फोटिक जोन है ना, फोटिक जोन जो होता है वो हमारा कितने लेवल तक होता है? ये 200 मीटर तक होता है ना। और 200 मीटर के बाद अगर आप कुछ भी देखोगे तो वहां पर लाइट नहीं पहुंचती है। मतलब कि 200 मीटर तक आपके जितने भी कोरल रीफ्स हैं, सी के अंदर में कोई प्लैंक्टॉन्स है, जो भी है जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे वाले टाइप के हैं, वो सभी लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, क्योंकि सूरज की रोशनियां वहां पर जाती हैं। हमारा जो इवोल्यूशन का थ्योरी है, वो इवोल्यूशन का थ्योरी क्या बोलता है कि देखो हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं कि पहले अंडा आया मुर्गा, अरे नहीं वो वाली नहीं, दूसरा कि पहले पेड़ पौधे आए या इंसान आए। तो बात हमेशा बिल्कुल तय है कि पहले ना पेड़ पौधे आए थे। पेड़ पौधों ने ही ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिच एनवायरनमेंट पहले से ही था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और पहले तो बहुत ही छोटे छोटे ये पेंसिलियम और इन सब चीजों के जैसे थे, तो इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा।
तो इसकी वजह से धीरे 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 ऑक्सीजन जो है वो बढ़ने लगा। फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े जानवर आ गए, तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल अभी कितना है हमारे वातावरण में, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, कोई बात नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो हम लोग यूं बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बीच में एक पीरियड में बहुत ज्यादा था, लेकिन अब स्टेबल हो चुका है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन आया है वो हम लोग सोचते थे कि नहीं, पहले पेड़ पौधे आए हैं, उसके बाद एरोबिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो कि ऑक्सीजन इनहेल करके जिंदा रहते हैं, जैसे हम सब लोग हैं, जानवर लोग हैं, इनकी उत्पत्ति बाद में हुई है। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता चला है कि 4000 मीटर के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद हो रहा है। अब ऑक्सीजन वहां पर कैसे पहुंच गया, यह बड़ा ही असमंजस में डालने वाला सवाल बनता है कि ऑक्सीजन 4000 मीटर नीचे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वहां तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही है। क्योंकि हमारे हिसाब से भाई साहब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का होना, सूरज का होना बहुत जरूरी है, और यह सिर्फ फोटिक जोन में ही पॉसिबल है। तो फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए, और यही उन लोगों को मिला है कि यहां पर जैसे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे पत्थर नहीं है, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, कई बार सुना भी होगा नाम इसका, इसको बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। इनको हम लोग मैंगनीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर मैंगनीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बट इसके अलावा भी आयरन, निकल, कोबाल्ट, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लिथियम भी पाया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बड़े शानदार चीज है ना। अब ये सबसे पहली बात है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये एक्चुअल में हुआ कहां पर, है ना। तो यहां पर देखो, ये पूरा जगह है जहां पर हमारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। बट ये जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर हम लोग देख रहे हैं वो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन यहां पर आप देख सकते हो, सॉरी ये वाला हिस्सा देख सकते हो आप, है ना। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। इसी जोन के बेसिस पर, इसी जोन में क्या पाया जा रहा है, हमारा ऑक्सीजन पाया जा रहा है 4000 मीटर की गहराइयों में। अब ये कैसे पाया जा रहा है इसके बारे में जरा हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। यहां पर एक साइंटिस्ट थी, एंड्रयू स्वीटमैन जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था ये रिसर्च करना। और वैसे तो देखो ये आप यूं नहीं बोल सकते कि बहुत ही पहली बार है जब हम लोग को ये पता चला है कि अरे नहीं, ये तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो पहले कहीं और से भी आता था। देखो ऑब्वियसली बहुत ऐसे बैक्टीरियाज हम लोग को देखने को मिले, यहां पर आप नाम देख सकते हो, ये कैंडिडेटस मिथाइलो मिराबिलिस ऑक्सीफेरा, नाम नहीं याद करना है। ये भी कोई बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में भी, लेकिन अभी तक ये इतनी गहराइयों में पहली बार मिला है हमें ऑक्सीजन कोई प्रोड्यूस करता हो। और इसके पीछे क्या पाया गया रीजन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का। अब आप ये समझोगे कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या चीज है, वहां पर ये कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पर ये पैदा हो रहा है। तो यहां पर सिंपली ये बोला गया कि देखो एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस आप सब लोग जानते हो। अगर हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल्स पर इनफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम बना देता है। और मोटा मोटा बात भी यही है कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जब वोल्टेज मेजर करते हैं अपने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के आसपास में, तो हम लोग को ये वोल्टेज स्पाइक देखने को मिलता है कहीं ज्यादा, जो बाकी के दूसरे अगर पत्थरों के पास में अगर हम जाके कुछ भी करते हैं तो वहां नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंस में साइंटिस्ट फिलहाल अभी के लिए बिल्कुल कंक्लूसिवली नहीं बता पाए हैं कि नहीं इसी वजह से हुआ है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो ऑक्सीजन पाने का यहां पर रीजन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ही बताया जा रहा है कि मोटा मोटा हाँ इसके वजह से कुछ होगा। तो नॉर्मली यहां पर आप देख लो कि नोड्यूल्स जो है वो बहुत सारे मेटल्स में रिच हैं, इसीलिए यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा कुछ हो सकता है। यहां पर देखो जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। अब ये आप देखोगे कि हमेशा परत दर परत दिखता है, जैसे प्याज का छिलका होता है ना, प्याज होता है तो परत दर परत बनता है। कैसे बनता है ये, इसमें ये बोला गया कि देखो पहले के जमाने में बहुत मिलियंस ऑफ सालों में ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बनते हैं। मिलियंस ऑफ सालों में क्या होता है, मान लो कि कभी कोई शार्क का दांत है ना, वो टूट के गिर गया। अब उसके ऊपर क्या होगा, लेयर बाय लेयर बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे आयंस उसके ऊपर कलेक्ट होते रहेंगे और मिलियंस ऑफ सालों के बाद वो एक प्रकार आकार जो भी लेता है, वो कितना बड़ा, आलू के शेप का बोल सकते हो, 20 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है कभी कभी जब सबसे बड़ा होता है, नहीं तो छोटा रहता है, आलू के साइज का रहता है हमेशा, आप यूं बोल सकते हो। और दूसरा छोटा, इतना छोटा भी होगा कि आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलेगा, इतना भी छोटा होता है। तो इसका साइज बहुत वेरिएशन में देखने को मिलता है। बट हाँ, हम लोग ये मैंगनीज नोड्यूल्स को निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसने क्या किया, परमिशन भी दिया है। अप्रोक्सीमेटली ऐसे 17 से 20 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहां पर अभी
चलते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है ना, कोई इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एक्सट्रैक्शन अभी तक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने नहीं बोला है कि एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। बस आप एक्सपेरिमेंट करो कि ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस रिसर्च के आने से प्रॉब्लम एक ऐसी बढ़ रही है कि हम लोग ये मानते हैं कि देखो हमारे कार्बन, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये ओशन सरफेस में या फिर ओशन के अंदर भी पूरा एक ना यहां पर इकट्ठा हुआ ऑक्सीजन है। बोल रहे हैं कि अगर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को खींच लिया और कहीं इसी की वजह से बहुत सारा ऑक्सीजन बनता होगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को निकाल के कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं कि जितने बायोडाइवर्सिटी हमारे ओशन पे हैं उनको हम अफेक्ट कर रहे होंगे। तो इसीलिए अभी तक इस पे कोई भी कॉन्क्लूसिवली यहां पर इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी ने कुछ बोला नहीं है, है ना। यूजुअली यहां पर आप, अच्छा ये तो अगला आर्टिकल आ गया, और बताता हूं मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें, जैसे कि नोड्यूल्स। हाँ, अब इनके एप्लीकेशन की अगर बात कर लो आप, तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। इसके अलावा ये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, आपके लिथियम बैटरीज बनाने में बहुत ज्यादा काम आते हैं, और जिसमें ये प्रेशियस मेटल्स जो हैं, इन मेटल्स के हिसाब से भी इनमें बहुत ज्यादा यूसेज आप देख सकते हो इसका। तो कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ये सारे यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, और हमारा आखिरी आर्टिकल है वो है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है और ये सक्सेसफुल रहा। अब सबसे पहले आपको तो ये समझ में आना चाहिए ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या है, और यहां पर जो रेंज टेस्ट किया गया है वो रेंज टेस्ट किया गया है 5000 किलोमीटर वाले मिसाइल के ऊपर। 5000 किलोमीटर दूर से, मतलब कि मान लो चाइना से कोई एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने दाग दी हमारे ऊपर, है ना। और मान लो उसमें न्यूक्लियर वेपन रहा, तो हमारा तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो हम तो कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन चाइना तो कर सकता है। चाइना जब कर सकता है तो हम करेंगे क्या? वो क्या जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल आईसीबीएम है हमारे पास भी आईसीबीएम है, अग्नि हमारे पास भी है ना, अग्नि 5 को हम भी डाल सकते हैं। लेकिन चलो ये तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बाद हमारा रिवर्ट एक्शन होगा कि अच्छा उधर से तुमने लगाया, इधर से हम भी दाग देते हैं, ये लो अग्नि 5 हमने भी दे दिया तुम्हारे ऊपर। तो लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो मिसाइल उधर चाइना से चला है हमारे तरफ, इसको आने देंगे? हमारी एक बड़ी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म होने देंगे? नहीं कर सकते ना ऐसा। क्या करें? तो हम लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेके आते हैं, वही है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जो कि एक पैराबोलिक पाथ में चलते हैं, है ना। यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखो दो प्रकार के मिसाइल होते हैं। एक तो होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल जो कि यहां पर लॉन्च हुआ अगर, तो एक पैराबोलिक पाथ में नीचे गिरेगा, है ना। इसको यहां तक आप बढ़िया फोर्स देते हो, उसके बाद ग्रेविटी के आगोश में आके ये अपने आप यहां पर इसको ध्वस्त कर देता है ना, इस एरिया को उड़ा डालेगा। ये है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होता है रिवर्स में, उसको आप कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके ले जाके इधर गिरा सकते हो, है ना। आप उसको मैनूवर कर सकते हो, तो कैसे भी कर सकते हो। इसका अपना फिक्स्ड पाथ होता है। अब सोचो कि अगर इसका फिक्स्ड पाथ है और यहां पर मेरा कोई डिटेक्टर लगा है ना, तो ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर लेगा कि अच्छा यहां से कोई बैलिस्टिक मिसाइल उड़ के आ रहा है भैया अपने पास। और इसकी हाइट जो होती है वो अच्छी खासी हाइट होती है, ठीक है, काफी हाइट होती है, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर से आता है। एटमॉस्फेयर में नहीं चलता, ये एटमॉस्फेयर में भी चल सकता है लेकिन ये इसके ऊपर से आता है। तो इसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में दो मैकेनिज्म होते हैं। दो मैकेनिज्म कौन से होते हैं? एक होता है सबसे पहले पैड सिस्टम और एक होता है डबल एडी सिस्टम, है ना। इनको समझते हैं। एक जो हमारा पैड सिस्टम है इसको हम लोग नाम देते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस का, और ये वाला जो हिसाब है इसको हम लोग एडवांस एयर डिफेंस बोलते हैं। ये हमारा क्या है? पृथ्वी एयर डिफेंस, है ना, पृथ्वी एयर डिफेंस। और ये हमारा एडवांस एयर डिफेंस। होता क्या है पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस में? मान लो कि अगर कोई मिसाइल आ रही है हमारे पास, ये मान लो हमारा इंडिया का टेरिटरी है, यहां पर हमारे डिटेक्टर्स वगैरह लगे हैं, ये हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। अब यहां से कोई मान लो मिसाइल आ रही है हमारे ऊपर, अब हमारे रडार ने इसको कैच कर लिया कि भाई साहब कुछ तो आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बहुत दूर तक ही गिरा सकते हैं, है ना, बहुत दूर से ही स्ट्राइक कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये क्या है? हमारा फेज 2 कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको बहुत दूर तक भी इसको यहीं पर ध्वस्त कर सकते हैं, यहीं पर ध्वस्त होकर गिर जाएगा ये, है ना। इधर से जैसे वो पुराने जमाने में महाभारत का सीन देखते थे ना आप लोग, कि इधर से एक तीर चलाया, उधर से भी दूसरे ने उधर से एक तीर चलाया, दोनों हवा में गए और टकरा के चूं चूं ऐसा चिंगारी निकलती है और खत्म हो जाते हैं। वैसा नहीं, एक घमासान
एक्सप्लोजन होगा और फिर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के ऊपर हो रहा होगा, तो उसका इफेक्ट ग्राउंड पर कम देखने को मिलेगा। तो एक सिस्टम ये है, लेकिन मान लो गलती से भी अगर ये यहां पर ये चूक गया तो ये और पास आएगा, और यहां पर हमारा एक और फेज ऑफ मैकेनिज्म है जो कि हम उसको लगा दें, यहां पर फिर से ध्वस्त करके इसको गिरा देंगे। और वैसे देखो हमने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, हमने S400 भी खरीद लिया है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना S400 कहां से लिया है हमने। S400 जो लिया है हमने वो हमारा मीडियम रेंज का है ना, बहुत दूर तक स्ट्राइक नहीं कर सकता है। तो हमारा सबसे लास्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म में कौन आता है, यही आएगा। इसके अलावा भी हमारे पास देखो आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल जो है ये भी हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, तो ये भी एयर स्ट्राइक कर सकता है ऐसे। तो आकाश मिसाइल भी इस्तेमाल में आ सकता है, S400 भी आ सकता है, हमारा ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर भी ये दो हिस्से हैं है ना, इन दोनों का अलग अलग नाम भी है। वैसे यहां पर जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं प्रद्युम्न, और दूसरा जो है इसको बोलते हैं अश्विन। तो ये प्रद्युम्न और अश्विन भी है ना, वही कुछ तो गड़बड़ है ना, वही वाला है प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न और ये अश्विन। तो अब इसके बेसिस पर आप समझ सकते हो कि अभी तक हमारे पास ये फेज 2 वाला जो है ना, फेज 2 वो नहीं था, और इसी का सही से परीक्षण हुआ है ना। तो जो ये हम बोल रहे हैं ना कि फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल को अब हम लोगों ने परीक्षण कर लिया है, तो अभी तक हमारे पास नहीं था। सबके पास है भाई, चाइना के पास है, यूएसए के पास है, इजराइल के पास भी है, लेकिन हमारे पास नहीं था, अब हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अभी हम लोगों ने इंडक्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया गया है। आगे आने वाले टाइम पर डेफिनेट सी बात है कि हम लोग इसको जल्द ही इंडक्ट भी कर देंगे। तो आई थिंक इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है। अब ऐसी कुछ और भी चीजें होंगी, लेकिन आपको बेसिक अब पूरा चूंकि पता चल गया है, तो आप लोग कुछ भी बहुत आराम से इसके बारे में और भी जो भी जानकारी आएगी वो सब आप देख सकते हो। बट इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, है ना, इतना ही बहुत है। अब आपके लिए जो मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था वो भी जरा देखो, तो कौन सॉल्व कर लेगा इसको। क्वेश्चन है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीज डिस्कस कर लिया मैंने। 2010 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, वैसे कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी है, बस ये बताओ कि न्यूट्रिनो के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है तो न्यूट्रिनो चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल है और ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास में चल सकते हैं। न्यूट्रिनो जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे कि बीटा डीके वगैरह होता है, यहां से प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर इनका मास जो है वो नॉन जीरो है, मतलब कि थोड़ा तो मास है, नेग्लिजिबल है लेकिन थोड़ा तो है। और ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो हमारे शरीर से हर सेकंड पास होते हैं। तो ये इतना सारा चारों के चारों स्टेटमेंट आपके पास में है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके कौन से आंसर सही होंगे। मुझे बताने के लिए बताना कि मेरा ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है ना। तो इसको फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा ताकि मैं देखूं भी तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि यहां तक पहुंचते हैं। मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट टास्क है इतना लंबा सेशन को अरेंज करना, बट आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है बच्चों, इसकी पीपीटी वगैरह से रिलेटेड भी आता है, तो वो आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग आ सकते हो यहाँ पर। और भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो उनको भी मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, डिस्कस कर सकते हैं अपन लोग बहुत ही आसानी से। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।